Welcome everyone to lecture 12 of our service law series, and today's focus is on annual performance appraisal report. Let's start with the introduction. So, you remember how in school we used to receive report cards at the end of each year. It used to contain, all the assessments that took place throughout the year. It used to also have feedbacks from our teachers and grades based on our performances. So, similarly, in service law, we have this APAR. जो भी परफॉर्मेंस है एक एम्प्लॉय का, उसको इस रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, जो हेल्प करता है एक एम्प्लॉय को असेस करने में, और साथ ही इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय कि कितना प्रमोशन हुआ या फिर कोई भी अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वो भी रिकॉर्ड पे रहता है. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस काशीनाथ खैर में बोला कि दो ऑब्जेक्टिव्स हैं एपीआर के. फर्स्टली कि जो ऑफिसर है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी डेफिशिएंसीज को ठीक कर ले, क्योंकि आपको जब फीडबैक दिया जा रहा है, गाइडेंस दी जा रही है, असिस्टेंस दी जा रही है सीनियर ऑफिसर से, तो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस द डेफिशिएंसीज एज वेल. सेकेंडली, इसके साथ ही ये डिसिप्लिन इनकलकेट करते हैं, क्योंकि जब एक रिव्यूइंग ऑफिसर आपके ऊपर बैठा है तो ऑब्वियसली यू विल नो टू बिहेव करेक्टली. ओके. सेकेंड ऑब्जेक्टिव बताया कि ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी, एफिशिएंसी एंड एक्सीलेंस ऑफ पब्लिक सर्विस, बिकॉज जब एक ऑफिसर जो है वो प्रॉपरली अपनी डेफिशिएंसीज पे काम कर रहे, करेक्ट कर रहा है, परफॉर्मेंस इन्हेंस कर रहा है, तो उससे जो पब्लिक सर्विसेज हैं अल्टीमेटली दे विल बी एफिशिएंट. Okay, so let's move on to the next topic. Period of writing APAR. तो एक साल का टाइम पीरियड होता है जो फिक्स्ड है. एक फाइनेंशियल ईयर जो है उसके विद इन आपको APAR जो है लिखी जाती है एक एम्प्लॉय की. जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल डायरी रखते हैं. कोई भी ऐसा इंस्टेंस होता है जहाँ पे सस्पेशन है किसी की इंटेग्रिटी पे, वो रिकॉर्ड किया जाता है और वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी कंडक्ट की जाती है बेस्ड ऑन दैट. डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज. सो द APR should be finalized within 1 month of completion of the reporting period. तो जो रिपोर्टिंग पीरियड है यानी कि 1 फाइनेंशियल ईयर, उसके 1 मंथ तक आपको उसे फाइनलाइज करके सबमिट करना है. There are some principles that have been evolved from case to case basis, and they have been summarized here. Okay. First, APAR should necessarily be prepared carefully. जो हमारी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है उसको बहुत ही केयरफुली, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए. ठीक है. उसी के बेस पे प्रमोशंस होते हैं या फिर कुछ भी एक्शन लिया जाता है, उसका बेसिस बन सकती है APR. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको बहुत ही केयरफुली प्रिपेयर किया जाए. सेकेंडली, इट शुड बी बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स. एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए जो भी रिमार्क्स हैं. थर्डली, द रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वर्क. एक ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड असेसमेंट होना चाहिए. जो भी काम किया है उससे रिलेटेड रिपोर्ट में मेंशन होना चाहिए. फोर्थ, इट शुड बी रिटन विद ग्रेटेस्ट possible care. Slight default or negligence on part of reporting officer may lead to grave injustice to the officer reported upon by marring his future. So बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए इसको रिकॉर्ड करने में, बिकॉज इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड दैट इज़ to be kept for the employee, and it will be referred to again and again for various promotions or transfers. So that is why it's necessary, whatever is written, it should be done with greatest possible care. Fifth, the reporting officer should not be in hurry to write reports on all officers working under him on a single day. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जल्दी जल्दी में
The officer has to write all the reviews in a day. The name of the official reported upon should be clearly mentioned on top right. There is a APAR form, and on the top right corner the name should be mentioned of the employee जिसकी भी वो APAR report है. Whether official concerned is punctual and has maintained discipline, वो भी होना चाहिए, punctuality and discipline. They should be mentioned in the report. No APR should be initiated and reviewed by same officer or officers of same rank or designation. जो APR है जनरली उसमें 2 tier सिस्टम होता है, जो भी हम पढ़ेंगे. एक रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है और एक रिव्यूइंग ऑफिसर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं. तो इस वजह से कोई भी सेम पोस्ट का ऑफिसर, सेम रैंक का ऑफिसर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही लिख रहा है और वही रिव्यू कर रहा है. ठीक है, एक 2 tier सिस्टम बनाया गया है बिकॉज एक्यूरेसी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, और इंश्योर किया जाए कि जो कमेंट्स हैं वो ऐसा बाइस्ड नहीं है, केयरफुली रिटन है, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स पे बेस्ड हैं. So that is why there is a 2 tier system to ensure that justice is done to the employee performance. Hence, that is important. Now, next one, the forms of confidential reports have been devised with the view to ensure maximum objectivity in preparation of the report. In filling up the forms, tick marks and dashes should not be used. Reporting and reviewing officers should indicate their opinion by writing out in full appropriate alternatives which best describe the officer's qualities. तो जो रिपोर्ट है वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, एज इन जो भी रिव्यूइंग और रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसे इन फुल डिस्क्रिप्शन ही शुड राइट. इट शुड नॉट बी अ टिक मार्क बेस्ड रिपोर्ट. 10th, the copy of warning which is not direct outcome of report is not to be placed on personal file without previous approval of the appointing authority. अगर रिपोर्ट की वजह से कोई वार्निंग इशू की गई है तो वो पर्सनल फाइल पे तभी मेंशन होगी जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल आता है उस पर. ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल जो है वो ज़रूरी है. उसके बिना कॉपी ऑफ वार्निंग जो है बेस्ड ऑन द APR वो एम्प्लॉय की फाइल में नहीं शो की जाएगी. Lastly, the letters of appreciation issued by various authorities or persons on major event of work done, special contribution made by the officer towards implementation of a particular scheme, or successful conclusion of special campaign must be mentioned in the report. अगर कोई भी campaign successfully किया गया है, कुछ भी अच्छे letters of appreciation है, वो सभी इसमें mention किए जाएंगे. ठीक है. Then coming to the 2 tier reporting system. तो जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें पहले एक रिपोर्टिंग ऑफिसर आता है जो कि रिपोर्ट को बनाएगा. इनिशियल असेसमेंट रिपोर्टिंग ऑफिसर करता है. एक रिव्यूइंग ऑफिसर होता है जो you can say it's a system of checks and balances. So he reviews and validates assessment for fairness and accuracy. He ensures that there is no biasness, there is objectivity in the report. So that's why we have a 2 tier system. Then APR for officers under suspicion. जब भी किसी के ऊपर सस्पेशन है तो उसके लिए जब APR रिटन लिखी जाएगी तो उन सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे ही कंडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो है इवेल्युएट किया जाता है. तो अगर कोई सस्पेंड कर दिया गया है किसी कारण की वजह से तो उसको APR जो है उसकी बनाई जा सकती है. तो जो भी प्रीवियस रहा था उसका सेशन उसके बेसिस पे हमारी APR जो है वो होगी बेस्ड. देन कम्युनिकेशन ऑफ एडवर्स एंट्रीज. तो जो भी एडवर्स एंट्रीज हैं जो कि इम्पैक्ट ला सकती हैं एक एम्प्लॉई के करियर पे वो भी रिकॉर्ड की जाती हैं और 1 मंथ के अंदर अंदर उनको कम्युनिकेट भी किया जाता है ताकि वो रिप्रेजेंटेशन दे सकें अपनी इस एडवर्स रिमार्क्स के अगेंस्ट. अगर आप नहीं करते हैं तो ये जो है
इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग प्रमोशन और अदर करियर एडवांसमेंट्स. फॉर एग्जांपल, किसी एम्प्लॉय की एपीआर में आपने लिखा कि फॉर एग्जांपल ही वाज नॉट पंक्चुअल एंड ही वाज नॉट कम्युनिकेटेड विद इन 1 month ऑफ द रिकॉर्डिंग. In this example, you can refer back to how in 311 article we also studied about principles of natural justice in service law. तो उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार इसमें भी मिलता है कि अगर कोई भी नेगेटिव रिमार्क है तो आगे रिप्रेजेंटेशन देगा अपनी, उसका रीज़न बताएगा, कॉज अगर जस्टिफाइड है तो वो रिमार्क नहीं लिखा जाएगा रिपोर्ट में, अगर जस्टिफाइड है तो उसके ऊपर आगे इंक्वायरी की जाएगी. राइट टू रिप्रेजेंटेशन, एज वी हैव डिस्कस, सबको राइट है रिप्रेजेंटेशन का अगेंस्ट द एडवर्स रिमार्क्स. हाईएस्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है ये उनके पास जाके रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो दी जाती हैं और वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिव्यू करने के बाद इन सभी रिप्रेजेंटेशंस का. एंड विद इन 3 months जो है वो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो सबमिट कर देनी चाहिए. देन द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एंड RTI 2005 एक्ट. तो यहाँ पे जो सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 क्लॉज J है वो कहते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप किसी के रिवील नहीं कर सकते हैं अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट वहाँ पे, अनलेस देर इज़ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं होगा. सेक्शन 11 बात करता है थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की कि वहाँ पे कंसेंट चाहिए होता है बिफोर डिस्क्लोजर. इन केसेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स अगर कोई और ऑफिसर चाहता है तो वहाँ पे अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे रिवील नहीं की जाएंगी क्योंकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के एम्बिट में आएंगी. These APRs, they come under personal information. So there's this case of PK Sarvin versus Directorate General of Works. It was held that confidential remarks are not authorized for third party disclosure. तो जो भी remarks हैं वो third party disclosure के लिए नहीं available होंगे because they come under personal information. In this case of Arvind Kejriwal versus CPIO, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसमें बोला था कि ACR को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जब तक पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए कि आप किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो, ठीक है. देन द गिरीश रामचंद्र देश पांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में कहा गया कि ऐसी पर्सनल डिटेल्स जो है बीट प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ये सभी क्लॉज J ऑफ सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 में आते हैं. तो बेसिकली इस केस में पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में बताया गया था. देन द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, इट मैंडेट्स पब्लिक सर्वेंट्स की जो भी उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको डिस्क्लोज किया जाए. तो ये डिस्क्लोजर्स जो हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं एंड उस पर जो RTI एग्जाम्पशंस हैं वो नहीं लगता है, यानी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आता है. इफ़ रिसेंटली यू रिमेंबर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उन्होंने भी अपना मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को पब्लिश कर दिया है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो सिमिलरली द ऑफिसर्स दे आर बाउंड टू डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टीज टू ensure transparency and accountability to the public. एंड टू कंक्लूड, APR जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और एफिशिएंसी के लिए विद इन द पब्लिक सर्विस फ्रेमवर्क. देन यहाँ पे बहुत एक ज़रूरत है बैलेंस की कि कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी प्रिवेसी मेंटेन रहे, साथ ही जो नेचुरल जस्टिस है और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, इन दोनों को साथ में लेके चलना है कि आप किसी की प्राइवेसी भी जो है उसको वायलेट ना करें और साथ में पब्लिक जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहे. देन दे आर RTI एक्ट एंड दिस लोकायुक्त एंड लोकपाल एक्ट्स, दे ensure that there is public interest that is served. And then there are judgments like Devdutt versus Union of India. They all through these judgments their officers, their rights have been safeguarded, and we have tried to maintain a balance between the employees interest and the public interest.
in public services. So that's it for this video. Thank you very much for watching the video. Please like, comment and subscribe the channel.